जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये मेरे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 60वां वीडियो है और आज का टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, जिसे इंग्लिश में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 कहते हैं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के पहले भारत में कौन कौन सी घटनाएं घट चुकी थी उसको एक बार देखते हैं। सन 1928 में साइमन आयोग का आगमन हुआ था और इसका विरोध भी हो रहा था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आ चुका था, जिन्ना का 14 सूत्री मांगे हो चुकी थी और लाहौर अधिवेशन 1929-30 में हो चुके थे। उसके बाद देखते हैं गांधी जी के 11 मांगे पेश की गई थी और गांधी जी के 11 मांगों को लॉर्ड इरविन ने अस्वीकार कर दिया। तब इसके बाद सविनय अवज्ञा छेड़ने की बात कहेगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की बात कही गई। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सविनय का मतलब क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या होता है। सविनय यानी कि विनय के साथ, तोड़फोड़ ना करके। अवज्ञा मतलब आज्ञा का उल्लंघन करना, यानी कि विनय के साथ आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, जिसमें अवज्ञा में शामिल हुआ कानून, आज्ञा, आदेश को नहीं मानेंगे, लगान नहीं देंगे, फिर उसके बाद चौकीदारी कर नहीं देंगे और चीजों का बहिष्कार करेंगे। जबकि एक असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन में साथ देना नहीं होता है, यानी कि बच्चे हैं स्कूल नहीं जा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा रहे हैं, जो वकील है वकालत नहीं कर रहे हैं, कोर्ट नहीं जा रहे हैं, तो उसमें असहयोग आंदोलन हो रहा है, यानी कि असहयोग करके पंगु व्यवस्था को पंगु बनाना असहयोग आंदोलन है। जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन विनय के साथ कानून को तोड़ना, आज्ञा को तोड़ना, ये सविनय अवज्ञा होता है। और आंदोलन एक ऐसी प्रक्रिया है, जो चीज स्थिर है वो हिलने डुलने लगती है। तो ये जो सविनय आज्ञा आंदोलन है, इसी आंदोलन को दांडी मार्च या नमक तोड़ कानून भी कहा जाता है। नमक कानून तोड़ आंदोलन भी कहा जाता है। गांधी जी यह अहमदाबाद यानी अपने साबरमती आश्रम से इस यात्रा को निकलते हैं और 375 किलोमीटर की यात्रा 25 दिनों में पूरा करके दांडी नामक स्थान पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत 12 मार्च से होती है और दांडी नामक स्थान पर 6 अप्रैल को गांधी जी पहुंचते हैं और नमक बनाते हैं। उस समय नमक बनाना अपराध था, लेकिन विनयता के साथ इन्होंने नमक बनाया, यानी कि कोई उल्लंघन नहीं किया कोई चीजों का। मतलब क्या हुआ कि मैं तोड़फोड़ नहीं किया। अहिंसक आंदोलन यह था, जो नमक तोड़ आंदोलन था, अहिंसक आंदोलन था और जानबूझकर सरकार को कानून का उल्लंघन करना था, इनको पूर्व चेतावनी देकर। अगर देखें तो गांधी जी सरकार को अल्टीमेटम दी और 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम, इस डेट को दिमाग में चस्पा कर लीजिए, यानी कि बैठा लीजिए। अहमदाबाद से निकल कर 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुंचे। अपने 78 समर्थकों द्वारा यात्रा की शुरुआत की और 375 किलोमीटर की पद यात्रा। इस दौरान इन क्षेत्रों में जबरदस्त आवेग और उत्तेजना पैदा हो गई, वहां तक यात्रा की। इसके बाद लोगों से अनुरोध की कि जहां जहां वहां नमक बनाकर कानून तोड़े। ये खुद 6 अप्रैल को नमक बना के कानून तोड़े थे और ये संदेश 9 अप्रैल को दिए कि जहां जहां आप हैं वहां नमक बनाकर कानून तोड़िए। इन्होंने निर्देश दिया कि नमक बनाना है, शराब की दुकान, विदेशी कपड़ों की दुकान और अफीम की दुकान के सामने धरना देना है, कर ना दें, लगान और चौकीदारी कर ना दें। उसके बाद वकालत ना करें, न्यायालय में जाना छोड़ दे, छात्र स्कूल कॉलेज न जाएं, सरकारी कर्मचारी त्याग पत्र दे दे। तो देख रहे हैं, ये असहयोग आंदोलन वाला भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल हो गया और असहयोग आंदोलन से ये बड़ा आंदोलन साबित हुआ। चरखा काटना, सूत बनाना शामिल था। और उसके बाद कहा गांधी जी ने कि अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाती है तो मेरी गिरफ्तारी के बाद नेता अहिंसा को बनाए रखें, हिंसा ना करें। अब समझते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक को ही क्यों चुना। नमक एक ऐसा मुद्दा है जिसे भारत के सभी लोग एकत्र हो सकते हैं, सब लोगों में आम सहमति बन सकती है, क्योंकि सभी लोग आम सहमति बन सकती है। और नमक चुनने के पीछे कारण था कि सभी लोगों का समर्थन हो और सभी लोगों का साथ साथ में भागीदारी हो। हालांकि इस आंदोलन में मुस्लिम वर्ग और मजदूर वर्ग शामिल नहीं हुए थे। सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर आएंगे जिससे शक्ति एकत्र हो जाएगी। उसके बाद शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए नमक एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना, क्योंकि दोनों स्थानों पर नमक का प्रयोग होता था। ग्रामीण अशिक्षित लोग का मुद्दा को कैसे समझाएं, जो आंदोलन छेड़ना है उसके मुद्दे को कैसे समझाया जाए। तो ग्रामीण अशिक्षित लोगों को मुद्दा समझाने के लिए नमक ही उपयुक्त लगा, क्योंकि उस समय 10% मात्र शिक्षा थी। इसलिए कहा गया, उन लोगों को समझाया गया कि नमक पर कर लगाकर नमक महंगा कर दिया गया है, इसलिए इन लोगों को आसानी से समझाया जा सकता है कि नमक वो महंगा कर दिया गया, तो नमक ही उपयुक्त था सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि
जिन भारतीयों को नैतिक एवं भावनात्मक रूप से आंदोलित करने के लिए नमक एक मुद्दा हो सकता है, गांधी जी को समझ आया। क्योंकि सरकार अगर नमक बनाने पर छूट नहीं देती है तो आगे क्या होगा, ऐसा उन लोगों को लगा, मैंने कि ऐसा उन्होंने मुद्दा उछाला। उसके बाद देखते हैं कि नमक जो है भावनात्मक मुद्दा बन गया। जब भावनात्मक जुड़ जाए, भावना से जुड़ जाए, तो आंदोलन में उत्तेजना आ जाती है, लोगों में उत्तेजना आ जाती है, उत्तेजना का उभार हो जाता है। इसी कारण गांधी जी ने नमक का मुद्दा चुना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में, और इनका जो विचार था अद्भुत ढंग से सफल हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी, लोग टैक्स देना बंद कर दिए, अलग अलग जगहों पर अलग अलग आंदोलन होने लगे। वन क्षेत्रों में जनजातियों का आंदोलन हो रहा था, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जा रहा था, शराब के दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन हो रहा था, और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान। उसके बाद देखें कि नमक कानून तोड़ा जा रहा था। और उसके बाद एक आते हैं सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी वही है जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल होते हैं, और इनकी पुत्री का विवाह गांधी जी के पुत्र से होता है। सी राजगोपालाचारी तमिलनाडु के तंजौर में समुद्री तट पर जाकर नमक बनाया, ठीक है ना। इसके लिए उन्होंने त्रिचुरापल्ली टू वेदरायम की यात्रा की नमक बनाने के लिए। उसके बाद देखते हैं कि 12 मार्च 1930 को ये आंदोलन शुरू होता है, और होता है कि जब 12 मार्च 1930 को ये आंदोलन शुरू होता है, जबकि जो ब्रिटिश सरकार थी अप्रैल से एक्शन में आती है और नेहरू और पटेल को गिरफ्तार करती है। इस वजह से देखेंगे कि कराची, कलकत्ता, मद्रास में आंदोलन होने लगते हैं। पुलिस और कांग्रेसियों के बीच हिंसक घटनाएं भी थोड़ी बहुत होती है। उसके बाद देखेंगे 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार कांड होता है। चटगांव में जो शस्त्रागार था वहां पर सूर्यसेन के अध्यक्षता में सूर्यसेन ने इस पर कब्जा कर लिया अपने समर्थकों के साथ। उसके बाद एक समानांतर सरकार और अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन देखते ही देखते देश के कोने कोने में फैल गई, और यह नॉर्थ ईस्ट सीमा प्रांत से, यानी कि पाकिस्तान वाला पार्ट से, वहां से सीमा प्रांत से नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में मणिपुर, नागालैंड, वो सब उस एरिया तक पहुंच गया थोड़ी बहुत मात्रा में। ठीक है, आगे देखते हैं। देश के अलग अलग हिस्से में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो पेशावर में देखें तो पेशावर में जो नेता थे खान अब्दुल्ला गफ्फार खां, ये अपने क्षेत्र में ये सीमांत गांधी से प्रसिद्ध थे, क्योंकि ये सीमांत गांधी के अलावा फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था, क्योंकि सीमांत को फ्रंटियर कहा जाता है। यह सीमा क्षेत्र यानी कि अगर बात करें तो भारत के नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट वाला पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला, ये अपने क्षेत्र में सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे। ये सीमा क्षेत्र में रहते थे और ये गांधी जी के सिद्धांतों के अनुकूल चलते थे। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन बनाया। खुदाई को अगर तोड़े तो खुदाई में ईश्वर और खुदा आ जाता है, खिदमतगार मतलब सेवक आ जाता है, यानी कि खुदा का सेवक नामक संगठन बनाया था। ये जनता के बीच में लाल कुर्ती वाले से प्रसिद्ध थे, इसको भी याद रखिएगा। इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में भाग लिया था। अगर बात करें तो पेशावर में क्या हुआ कि गढ़वाली सेना के 2 प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इससे अंग्रेज चिंतित हुए, और ये जो इसके प्लाटून के नेता थे चंद्र सिंह गढ़वाली थे, यानी कि जो ये 2 प्लाटून था उसके नेता थे चंद्र सिंह गढ़वाली। इनके नेतृत्व में अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर सेना गोली चलाने से मना कर दिया। अब नेताओं को विश्वास हो गया कि हमारी सेना में राष्ट्रवादी भावना उभर रही है। और सन 1929-30 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार अपने खान अब्दुल्ला गफ्फार खां भाग लिए थे। अगर वहीं पर नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में बात करें तो रानी गैंडेलियो ने, जो नागालैंड की थी, इन्होंने भाग लिया था। रानी शब्द नेहरू जी संबोधित करते थे, नेहरू जी ने इनको दिया था। नेहरू जी ने रानी शब्द इनको गैंडेलियो को दिया था। मणिपुर, असम, नागालैंड में के लोग भाग लेने लगे थे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। ये 13 वर्ष की अवस्था में ही रानी गैंडेलियो थी, 13 वर्ष की अवस्था में गांधी जी के आह्वान पर झंडा लेकर खड़ा हो गई थी। और सन 1932 में इनको गिरफ्तार करके आजीवन कारावास डाल दिया गया था असम की अंधेर कोठरी में। जब भारत आजाद हुआ तब इनको जेल से बाहर आई। गुजरात, वारदेली,
वल्लभ भाई पटेल किसानों ने कर देने से मना कर दिया। इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत में आंदोलन होने लगे थे। सोलापुर मजदूर संबंधी आंदोलन होने लगे थे। असम असम में कनिंघम के सर्कुलर के विरोध में वहां के छात्र नेता बड़ा आंदोलन किए और पूरा देश, इस तरह हम देखेंगे पूरे देश में आंदोलन की गूंज थी। गांधी जी जब साबरमती आश्रम से निकल रहे थे, जैसे निकल रहे थे, वो निकलने के दौरान उन्होंने कहा विजय या मृत्यु का नारा दिया। इन्होंने विजय और मृत्यु का नारा दिया। यहाँ पर विजय अहिंसा का पालन करना था, यानी संघर्ष करके जीतेंगे, मृत्यु नहीं तो मृत्यु का वर्ण कर लेंगे। जबकि 1942 में इन्होंने नारा दिया था करो या मरो, यानी कि हिंसा करके मरो। यहाँ पर था संघर्ष करके मरो, यहाँ पर हिंसा करके मरो, यहाँ हिंसा करके जीतेंगे, ऐसा इन्होंने नारा दिया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार यूएसए में हुआ था। लाहौर अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज्य पारित किया गया था, घोषणा किया गया था, यूएसए के सीनेट में भी प्रस्ताव लाया गया कि यूएसए भारत की मांगों को स्वीकार करे, समर्थन करे। यह बहुत बड़ी बात थी। इस कारण से यूएसए में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का प्रचार प्रसार हुआ। उसके बाद देखते हैं कि इरविन इस आंदोलन के बाद अंग्रेजी सरकार के पास गए और अंग्रेजी सरकार को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेज सम्मेलन, पहले गोलमेज सम्मेलन के लिए मना लिया। ये जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, ये पूरी तरह से फ्लॉप रहा क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया था। फिर गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। इस डेट को याद रखिएगा, आगे चल के इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय की परिस्थितियों के कारण सीडीएम 1930 मंद पड़ने लगा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मंद पड़ने लगा था और मई 1933 में इससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को निलंबित कर दिया गया और मई 1934 में समाप्त कर दिया गया था। ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, इसमें आंदोलन को रोकने की बात कही गई थी। ये सारा का सारा जो गांधी इरविन समझौता आगे चल के पढ़ेंगे, गोलमेज सम्मेलन को आगे चल के पढ़ेंगे, बस उसकी पृष्ठभूमि मैं तैयार कर रहा हूं। सीडीएम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 का मूल्यांकन करें तो यहाँ पर हमें हिंदू मुस्लिम एकता का अभाव दिखाई देता है। मजदूरों और श्रमिकों का बड़ा आंदोलन नहीं हो पाया था और बुद्धिजीवी वर्ग का इस आंदोलन को समर्थन नहीं मिला। अगर उपलब्धियों की बात करें तो कृषक वर्ग का जबरदस्त समर्थन मिला। इंडियन नेशनल कांग्रेस संगठन के रूप में बहुत ज्यादा सुदृढ़ हुई थी। सीडीएम में हम देखते थे कि अधिक कठिन एवं अधिक त्याग की मांग कर रहा था, यानी कि ये जो आंदोलन था अधिक कठिन एवं अधिक त्याग की मांग कर रहा था क्योंकि कानून तोड़कर अपराध करना था। इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी लोग भाग लिए क्योंकि लोगों में स्वतंत्रता की भूख थी। इसका सकारात्मक प्रभाव को देखें, सीडीएम के सकारात्मक प्रभाव को देखें तो भविष्य के आंदोलनों के लिए इसने पृष्ठभूमि तैयार कर दी और हमारे नेता आश्वस्त हो गए कि लोगों को किसी भी कीमत पर आजादी चाहिए। अगर असहयोग आंदोलन से इसकी तुलना करें, यानी कि सीडीएम की तुलना असहयोग आंदोलन से करें तो 3 गुने लोग इस आंदोलन में जेल गए थे, यानी कि बड़ी जन भागीदारी थी। 90,000 से लेकर 1 लाख लोग जेल यात्रा किए। इसके अलावा महिलाओं ने इस आंदोलन में भागीदारी की और बहुत सारी गतिविधियों में भी भाग लिया। अगर निष्कर्ष निकालते हैं सीडीएम 1930 का, तो ये आंदोलन असफल नहीं था। ये जो हमारे पूर्ण स्वराज पाने का जो रास्ता था हमारा आगे बढ़ा था। अंग्रेज देख रहे थे कि पूरा का पूरा राष्ट्र इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता के पीछे चल पड़ा है। तो ये रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। ठीक है, तो आज भर इतना ही रखते हैं। आज भर आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।